दीपू चंद्र दास बांग्लादेश का एक ऐसा हिंदू शख्स जिसे पहले तो मारा पीटा जाता है। पुलिस डर के मारे भीड़ को सौंपती है और फिर वही भीड़ उसे जिंदा जलाने के बाद उसकी लाश को उतारती है, उसके गले को काटती है और फिर उसके गले को उल्टा पेड़ से लटका दिया जाता है। और हर एक लोग जो वहां पर मौजूद थे नारे लगाना शुरू करते हैं। बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए अंदर की एक ऐसी कहानी और दीपू चंद्र दास की अरेस्ट के विजुअल हैं। पहले बताया ये गया कि भीड़ ने जबरदस्ती उसे फैक्ट्री से निकालकर उसे अपने साथ ले गए, लेकिन आज क्राइम तक के हाथ कुछ ऐसे फुटेज लगे हैं जो करारा तमाचा है बांग्लादेश की पुलिस के ऊपर, उनकी सिक्योरिटी सिस्टम पर, कि किस तरीके से वहां पर हिंदू शख्स के साथ जाति की जा रही है, किस तरीके से वहां पर माइनॉरिटीज के साथ धोखाधड़ी करते हुए उन्हें जिंदा जला दिया जा रहा है। बताएंगे और एक एक बात पर डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटीमेंट क्यों इतना हावी हो चुका है, वो कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं जो बांग्लादेश को इंडियंस के खिलाफ भड़का रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें आपको पता लगेंगी, आपको लगेगा कि हमने बांग्लादेश में तो बहुत ज्यादा उद्धार किया है, वो तो हमारे छोटे भाई जैसा था, लेकिन आज छोटा भाई आंखें दिखाने लगा है, भारत जैसे बड़े भाई को धमकाने लगा है। और जब हम जवाब मांगते हैं तो उनके प्रधानमंत्री जो एक तरीके से बिना इलेक्शन के वहां पर सरकार चला रहे हैं, उनसे सरकार संभल नहीं रही है और वो हमें ही शिक्षा देने की कोशिश करते हैं और पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाकर उनके साथ तोहफे लेना शुरू कर रहे हैं। तो एक तरीके से छोटा भाई आज के वक्त में इतना ज्यादा गुस्से में क्यों है, क्या क्या अंदर की बातें हैं, बात करेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। अंत तक बने रहिएगा, आपको हर एक बारीक से बारीक डिटेल से अवगत करवाएंगे और आपको हर चीज समझ में आ जाएगी आखिर बांग्लादेश और इंडिया के बीच में दिक्कत किस बात को लेकर है। तो जिस तरीके से दीपू चंद्रा की बात हो रही है और तमाम तरीके से विजुअल सामने आ रहे हैं, किस तरह से बांग्लादेश जो है वो धधक रहा है और वहाँ पर कुछ चुनिंदा लोगों के साथ जातियाँ की जा रही हैं, उसके तमाम तरह के बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से जो बांग्लादेश है, जो कल तक भारत के ही पैसों पर पल रहा था, जो भारत के ही यहाँ से आया हुआ खाना खा रहा था, वो अब आंखें दिखाने को तैयार है। इन तस्वीरों को ज़रा गौर से देखिए। इस विजुअल में आप देखेंगे कि आपको एक शख्स जो है वो कुर्सी पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। इसका नाम है दीपू चंद्र दास, वही हिंदू जिसे बांग्लादेश के अंदर जला दिया गया, उसे मारा पीटा गया और उसे मौत के घाट उतारा गया। अब यहाँ पर आपको इसके अगल बगल कुछ पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं जो उससे कुछ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। दीपू चंद्रा भी कुछ बात करने की कोशिश कर रहा है, वो अपने मुंह से कुछ शब्द निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके बाद फ्रेम बदलता है। अब दूसरी तस्वीर देखें, यहाँ पर पुलिस की टीम आपको दिखाई दे रही है, बांग्लादेश पुलिस की टीम, और उन्होंने जो दीपू चंद्रा है उसे गिरबान को पकड़ा हुआ है, पीछे से जो उसने टी शर्ट पहनी उसे पकड़ा हुआ है और उसे सामने लेकर जा रहे हैं। इसके बाद यही बांग्लादेश की पुलिस एक ऐसा कृत्य करती है जिसके बाद आपको इसको पुलिस कहने से भी शर्म आएगी, आपको घिन आएगी कि आखिर पुलिस की टीम भी क्या ऐसा कर सकती है। दरअसल ये जो पुलिस की टीम दीपू चंद्रा को लेकर जा रही है, ये उन्हें भीड़ उग्रवादियों के हाथों में सौंप देती है और इसके बाद भीड़ उनके साथ बहुत गलत सलूक करती है। दरअसल जो दीपू चंद्रा हैं वो एक टेक्सटाइल की कंपनी में, यूँ समझिए जो कपड़ा बनाने की कंपनी होती है जहाँ पर कपड़े बिकते भी हैं, वहाँ पर काम किया करते थे और वहाँ पर उनके कई सारे कर्मचारी भी थे। तो एक रोज़ का जो इंसिडेंट है वो हुआ ये कि दरअसल उनका फ्लोर मैनेजर वहाँ पर आता है और उनसे कहता है कि देखो आज के बाद तुम यहाँ काम नहीं करोगे, तुम्हारा काम ठीक नहीं है। इस पर दीपू इतना बोलता है कि सर मैं गरीब हूँ, आप मुझे अचानक से क्यों नौकरी से निकाल रहे हैं, वजह क्या हो गई है, क्या ऐसा कारण है, कम से कम मुझे ये तो बताइए। जो फ्लोर मैनेजर हैं वो उसके बाद सीधे तौर पे कहते हैं कि देखिए अब आपकी यहाँ ज़रूरत नहीं है, आप फ़ौरन यहाँ से निकल जाइए। इतनी ही बात कहनी थी कि दीपू तुरंत उनसे फिर से बोलता है, कन्फ्रंट करता है और कहता है कि सर आप मुझे रीज़न बताओ, मैं गरीब हूँ, मुझे भी पैसे चाहिए, मैं कमाने के लिए निकला हूँ, आखिर वजह क्या है। तब इसके बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो सोर्सेज के तहत बताया जा रहा है कि जो मैनेजर हैं उन्होंने भीड़ को उकसाया, उन्होंने ये कहा कि इन्होंने इस्लाम के खिलाफ या उनके जो लोग हैं या उनके जो ऐसे महान लोग हैं उनके बारे में कुछ ऐसे गंदे अपशब्द कह दिए हैं, जिसके बाद जो भीड़ है वो उग्र होती है, वो दीपू चंद्रा को लेने के लिए जाती है, उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है। तब तक वहाँ पर पुलिस भी पहुँचती है। पुलिस
उन्हें लेकर जाती है। फिर आपको जो मैंने पहला विजुअल दिखाया जहाँ पर वो बैठे हुए हैं, दूसरे में पुलिस उनको खुद लेकर जाते हैं, भीड़ के हवाले करती है और इसके बाद दीपू चंद्रा को मारा जाता है, पीटा जाता है, इतनी बेरहमी से मारा जाता है जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती। फिर उनकी जो बॉडी थी उसे लटकाया जाता है, उसे आग लगाई जाती है, यहाँ तक कि उनका सिर भी काट कर लटका दिया जाता है। और जब परिवार के लोगों ने, जब तमाम तरीके के लोगों ने प्रश्न उठाए कि पुलिस ने ऐसा क्यों किया, तो सोचिए पुलिस का शर्मसार बयान सुनिए। ये बांग्लादेश की पुलिस है जो बिल्कुल खुले मुंह हंस हंस कर ये कह रही है कि हमें डर लग गया था भाई कि अगर भीड़ हमारे थाने को कुछ कर देगी तो हम क्या करेंगे। सोचिए पुलिस वाले हैं, ये पुलिस में भर्ती हुए हैं, इनको इस काम के लिए रखा गया है कि आप लोग डर कर रहिए, आप लोग भीड़ को कंट्रोल मत कर पाइए और आप जिस इंसान को मारना है या कोई मासूम है उसको जाकर भीड़ के हवाले कर दीजिए कि भाई हमने तो आपका शिकार आपके हाथों में रख दिया, आप इसे मार दीजिए। अब जब परिवार के लोग हैं और जो पिता हैं दीपू चंद्रा के, वो भी साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि हम कंप्लेन करें भी तो करें कैसे, क्योंकि जितने भी लोग पुलिस ने इसमें पकड़े थे उनको पुलिस ने छोड़ दिया और जब हम पुलिस के पास कंप्लेन करने गए भी या जब हमने पूछने की कोशिश भी की तो पुलिस ने साफ तौर पर ये कह दिया कि वो भीड़ से ही डर गए थे। तो ऐसे में हम किस भीड़ के खिलाफ कंप्लेन कर दें जिससे पुलिस वाले खुद डरे बैठे हुए हैं। ये दीपू चंद्रा दास की बात हुई, लेकिन यहाँ पर एक शख्स का नाम जो बांग्लादेश में है वो बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है, उस्माद हादी, और कहा जा रहा है यही वो शख्स है जिसकी वजह से बांग्लादेश धधक रहा है। रीज़न कई सारे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से बांग्लादेश में सब हो रहा है, लेकिन जो उस्माद हादी है दरअसल वो एक तरीके से स्टूडेंट लीडर था। उसने एक अपना इंकलाब आर्मी बनाई थी और इसके बाद वो लगातार चर्चा में आता गया और तमाम तरीके के जो आप यूँ समझिए उसने इंटरव्यू दिए, उसने जो रैली की, उससे जो यूथ था, जो बांग्लादेश का यूथ था जिसने शेख हसीना को उखाड़ के फेंका, वो सब उसके आपे में आ गए, यूँ समझिए उसकी बातों में आ गए और उन्होंने उसे फॉलो करना शुरू किया। और उस्माद हादी जो है आने वाले टाइम पर ढाका से इलेक्शन लड़ने वाला था अपनी कैंपेन के लिए। जब वो जा रहा था मस्जिद से जैसे वो निकला उस पर गोलियां बरसाई गई और इसके बाद उसे स्विट्जरलैंड ले जाया गया जहां पर उसकी मौत हो गई। और इसके बाद बांग्लादेश जो है गुस्से में आ गया और तमाम तरीके से ये सारी चीज़ें होने लगी। लेकिन जो उस्माद हादी है उसने एक नारा दिया, उसने कहा ग्रेटेस्ट बांग्लादेश, यानी कि वो चाहता है कि बांग्लादेश जो पहले वाला बांग्लादेश था, वो हम आपको बताएंगे पहले वाला बांग्लादेश क्या था। इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनको वो बांग्लादेश में मिलाना चाहता है। वो चाहता है कि इंडिया को तोड़ दिया जाए, भारत को तोड़ दिया जाए और भारत के उन अहम हिस्सों को बांग्लादेश से मिलाकर एक अखंड बांग्लादेश बनाया जाए। और इस तरीके से उसने कैंपेन में अपने एक मैप भी साझा किया था जो उसने दिखाकर वहाँ की जनता को बरगलाया था। और इसके बाद इस तरह से उस पर जब अटैक हुआ तो तमाम तरह के एलिगेशंस लगाए गए और इंडिया पर इस तरीके से एलिगेशंस मढ़े गए कि इस पूरी साजिश में इंडिया का हाथ है। लेकिन यहाँ पर उस्माद हादी और ये जितने भी नेता हैं ये एक समझिए सिर्फ मोहरे हैं। असली वजह बांग्लादेश जो भारत से आप यूँ समझिए चिढ़ रहा है या नेगेटिविटी फैला रहा है या एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स जो भड़का रहा है, उसके कई सारे रीज़न है। सबसे इम्पॉर्टेंट है पानी। आप सभी को याद होगा जो हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर भी थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी एक चीज़ कहकर गए थे कि अगर अब अगला कभी विश्व युद्ध होगा भी तो वो पानी के लिए होगा, क्योंकि पानी इतना इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर भी पानी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। वो कैसे? तो दरअसल एक नदी है तीस्ता नदी। आपको मैं तस्वीर या एक फ़ोटो दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये जो तीस्ता नदी है ये सिक्किम से होते हुए बंगाल जाती है और बंगाल से होते हुए बांग्लादेश जाती है और भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो बांग्लादेश में बहती है उसी में जाकर मिल जाती है और इसके बाद बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है। अब ये जो तीस्ता नदी है इसको लेकर एक ट्रीटी होनी थी और ये साझा किया जाना था, क्योंकि देखिए कोई ऐसी नदी होती है तो उसका पानी कभी भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, यूज़ में आना चाहिए। पानी वैसे ही बहुत कम है और अच्छा शुद्ध पानी तो वैसे ही बहुत कम है। तो ऐसे में 2011 में एक ट्रीटी होनी थी जिस पर साइन किया जाना था और एक मंजूरी दी जानी थी। उसमें जो तय हुआ था वो ये था कि ये जो पानी है जितना भी उसका 42.5% जो है वो यूज़ करेगी इंडिया की तरफ आना था और बाकी का जो 37% है वो जाना था बंगाल में, बांग्लादेश में। और इसके अलावा बाकी का जो हिस्सा बच गया वो रखना था रिजर्व के लिए कि आगे को कभी कुछ यूज़ करना हो तो उसमें यूज़ किया जा सके। अब ये पूरा एक फ़ाइल बनती है, बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, अब इस पर साइन होने थे। लेकिन होता क्या है कि उस वक्त जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर थी वो इस बात को समझती हैं, तो उन्हें लगता है कि इंडिया को उसका हक नहीं मिल रहा, इंडिया को उसका हिस्सा कुछ थोड़ा और ज़्यादा मिलना चाहिए और इसीलिए वो उस चीज़ को मंजूरी नहीं देती, जिसको लेकर भारत सरकार भी उस ट्रीटी पर साइन नहीं करवा पाती और बांग्लादेश और भारत के बीच में ये सारी चीज़ें जो हैं थोड़ी सी रुक जाती हैं। अब लगातार इस पर मंथन होता है, हर साल दर साल कुछ चीज़ें होती रहती हैं। जो शेख हसीना है, अगर उनका आप थोड़ा सा फेवर समझने की कोशिश करेंगे तो इंडिया की तरफ उनका झुकाव भी रहता है।
तो उन्होंने कई बार ये कोशिश भी की कि जो ट्रीटी है उस पर साइन हो जाए और जो जो चीज़ें रखी गई हैं 42% उतना ही इंडिया को दिया जाए। लेकिन अब जब वेस्ट बंगाल की बात आती तो वो इस चीज़ को मान नहीं रहे थे। तो ऐसे में कई बार जो बांग्लादेश है उसने भारत को कभी कभी सॉफ्ट धमकियाँ, यूँ समझिए कूटनीति जो राजनीति होती है उसको यूज़ करने की भी कोशिश की, और इस पर भारत को कभी कभी तीखे तल्ख तेवर दिखाकर ये भी कहा गया कि देखिए, अगर आप लोग को लगता है कि इस पर ये ट्रीटी साइन नहीं हो सकती और काम ऐसे नहीं हो सकता तो हम ये सारा काम चाइना को दे देते हैं। हम चाइना से कह देते हैं कि यहाँ पर डैम और जो भी डेवलपमेंट करना है वो चाइना आकर कर ले। अब इस पूरे एंगल में जैसे चाइना आ जाएगा तो सोचिए, अपनी ही ज़मीन पर या जिस देश को हमने आज़ाद कराया उसके साथ अगर हमें कोई संधि करनी है तो क्या हम किसी तीसरे का इस्तेमाल करेंगे या हम किसी तीसरे को उसमें इन्वॉल्व होने देंगे? तो यार ये सारी चीज़ें भारत को भी रास नहीं आई। लेकिन आप सोचिए 2011 में प्रस्ताव हुआ था, 2011 से चीज़ें सामने आनी थी, लेकिन तब से लेकर अब तक ये चीज़ ऐसे के ऐसे रुकी हुई है। लगभग 14 साल हो गए हैं और 14 साल आने को हैं, अब तक इस मामले में कोई भी बात नहीं हुई है। और कहा यह भी जा रहा था कि जब शेख हसीना के पैर उखाड़े गए थे बांग्लादेश से, जब उन्हें वहाँ से भगाया गया था, तब भी उससे पहले भी कुछ रोज़ पहले कैंपेन में शेख हसीना ने कहा था कि जो ट्रीटी है इस पर हम जल्द ही बताने वाले हैं कि हम इसमें किसका पक्ष लेंगे, भारत का या चाइना का। और इसके बाद वहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं लगा था कि जो शेख हसीना है वो भारत के साथ जाएंगी, और इसको लेकर भी माना जा रहा है कि वो प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं इन चीज़ों से भी भड़का था। अब आपने पानी का मुद्दा समझ लिया, लेकिन इसके अलावा आप को ये जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश पर ना सिर्फ पानी को लेकर बल्कि वहाँ की सड़कें, वहाँ जितने प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, वो जो खा रहे हैं, जो पहन रहे हैं, जो शैम्पू लगा रहे हैं, जिस साबुन से वो नहा रहे हैं, वो सारा भारत की देन है। अब ये कैसे होता है? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इतिहास समझना होगा। दरअसल अगर आप आज़ाद हिंदुस्तानी जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, अगर आप ब्रिटिश काल में जाएँ करीब 1911-1912 के आसपास, तब आप ये आपको ध्यान होगा कि उस वक्त रियासतें हुआ करती थी, जैसे कि हैदराबाद रियासत हो गई, लखनऊ यानी यूपी वाली रियासत हो गई। तो उसमें कई सारे टुकड़े हुए थे जिससे कर करके अलग अलग राज्य बने, और भारत एक जो अखंड भारत की बात कही जाती है उस वक्त इसीलिए कहा जाता था क्योंकि बड़ी बड़ी रियासतें थी और तमाम तरीके, जैसे पाकिस्तान का भी जो हिस्सा है वो सब भारत से लगा हुआ था। तो ऐसे ही कहा जाता है कि जो बांग्लादेश था उसमें भी कई सारी रियासतें, आप समझ लीजिए, उसमें जैसे उड़ीसा लगता था, बंगाल लगता था, बिहार लगता था, और तो नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ राज्य लगते थे, और वो बाकायदा एक बंगाल रियासत कही जाती थी। वहाँ पर जो राजा महाराजा थे वो राज करते थे। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, फिर उसके बाद इंडिया का मतलब इंडिया बनता है, पाकिस्तान अलग होता है, ऐसे ही करके ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान बनता है। तो इसमें जो बांग्लादेश है वो ईस्ट पाकिस्तान कहलाता है। अब होता यह है कि समय बीतता जाता है और साल आता है 1971, जो आप में से सभी को 1971 याद आ ही गया होगा कि उस वक्त क्या हुआ था। ईस्ट पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से यानी कि जो आज का पाकिस्तान है वो आज के बांग्लादेश पर उस वक्त कब्जा करने की कोशिश करता है, अपनी हुकूमत दिखाने की कोशिश करता है, वहाँ के लोगों को दबाया जाता है, कुचला जाता है, मारपीट शुरू होती है, और वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ थी, जो बांग्लादेशी थे, उनको मारा जाता है, उनकी औरतों के साथ रेप किया जाता है। किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा। जब वो लोग वहाँ पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, अपनी हुकूमत जताने की कोशिश करते हैं, और तब पूरी दुनिया को याद होगा किस तरीके से भारत ने बांग्लादेश को बचाया था, किस तरीके से जब पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश पर अटैक कर रही थी, वहाँ की महिलाओं का रेप कर रही थी, बच्चों तक को नहीं छोड़ रही थी, उस वक्त सिर्फ भारत था जिसने बांग्लादेश का साथ दिया और अपनी भारतीय सेना भेजकर बांग्लादेश को आज़ाद कराया। और जो बांग्लादेश आज इस बात पर रो रहा है कि इंडिया जो है वो हम पर आंखें दिखा रहा है, इंडिया हमको लीड करना चाहता है, तो वो ये चीज़ ध्यान से समझ ले कि अगर हमें आपको लीड करना होता, आपका मास्टर बनना होता, तो 1971 से बेहतर साल हमारे लिए कोई नहीं था, जब हमारी आर्मी ने आपके पूरे देश पर कब्जा भी कर लिया था, आपको आज़ाद भी करा दिया था, पाकिस्तान की आर्मी ने घुटने टेक दिए थे। हम चाहते तो आज जो बांग्लादेश है, जो अलग कंट्री बना फिर रहा है, वो भारत का ही हिस्सा होता, भारत का एक छोटा सा राज्य होता और भारत के कहने के तहत चलता। भारत के ही प्रधानमंत्री आज बांग्लादेश के भी प्रधानमंत्री होते अगर वो भारत का राज्य होता। हम चाहते तो ये सारी चीज़ें 1971 में भी हो सकती थी, लेकिन बाकायदा इज्जत के साथ पूरी एक अच्छी आपको हमने हर तरीके से दोस्ती दिखाई, और तो और बांग्लादेश जो है उसे हमने एक देश ही रहने दिया उस वक्त लड़ाई होने के बावजूद। इसके बाद आप सोचिए जब पाकिस्तान यानी कि जब
वेस्ट पाकिस्तान जो था, जिस तरह से वो बांग्लादेश बना, और इसके बाद जब धीरे धीरे वहाँ पर पैसों की कमी होती गई, क्योंकि कभी भी कोई लड़ाई होती है तो आप यूँ समझिए जो देश है ना वो जितना आगे गया था उससे करीब 10-20 साल पीछे ही चला जाता है। और जिस तरह से वहाँ पे महिलाओं, बच्चों, औरतों के साथ जब इस तरह से ज़्यादती हो रही थी, तो ऐसे में उनके पास सोचिए खाने के पैसे नहीं, बिजली नहीं है, कपड़े पहनने के नहीं है, इतना वैसे ही वो लोग पिछड़े थे, ऊपर से इतना ज़्यादा जब उन पे और लड़ाई हुई, सारे उनके हथियार चले गए, तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें उनको स्ट्रगल करनी पड़ रही थी। तब ऐसे में भारत ने ही उनकी मदद की। आप यूँ सोचिए करीब 10 से 15 साल तक जो हम फेयर देते हैं, हम बस में ट्रैवल करें, ट्रेन में ट्रैवल करें, जो भी हम टिकट लगाते हैं उस पर कुछ एड लगता था, यानी कि अपनी स्वेच्छा से, ये माना गया कि हर भारतीय अपनी स्वेच्छा से कुछ पैसे टिकट में बढ़ा दिए गए, और कुछ पैसे का वो हिस्सा जो था वो बांग्लादेशियों की उन्नति के लिए लगाया जा रहा था, बांग्लादेशियों को दिया जा रहा था, ताकि वो अपने घर, आप यूँ समझिए अपने इलाके को, अपने घर को सुंदर बना सके, डेवलप बना सकें और उन पैसों से जी सके। यहाँ तक कि जितने भी प्रोडक्ट्स आप देखेंगे, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, वो सारी हिंदुस्तान से भेजी गई बांग्लादेश में, ताकि वहाँ पर डेवलपमेंट हो सके, वहाँ के लोगों को जीना आ सके। वो किस तरह से रहते थे उस लड़ाई के बाद, लेकिन उसके बाद बावजूद भारत ने इतनी मदद की और ये सारी चीज़ें वहाँ पर सेटल कराई। अब इसके बाद चीज़ें होती ये हैं कि जब एक देश जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो पड़ोसी होने के नाते भारत उसकी मदद कर रहा है। अब वहाँ पर उस वक्त शेख हसीना के जो पिता थे वो धीरे धीरे चीज़ों को समझते हैं, सत्ता में आते हैं और वहाँ पर बाकायदा लीडर के तौर पर शामिल होते हैं, और धीरे धीरे वो एक तरीके से बांग्लादेश की पहचान बन जाते हैं। अब कहानी इस तरह से होती है कि जब बांग्लादेश का इतिहास आप अगर देखेंगे, वहाँ पर भी असैसिनेशन हुए हैं, लगातार प्रोटेस्ट हुए हैं, जैसे आज भी हो रहा है, तो उस वक्त भी ऐसा ही होता है कि शेख हसीना के जो पिता हैं उन्हें गोली मार दी जाती है। तो उस वक्त उनका जो परिवार है वो भागकर कहाँ जाए तो कहाँ जाए, वहीं आता है, यानी उसी भारत में आता है जैसे आज तुम लोग इस तरह से देख रहे हो, जिसे आज के वहाँ के जो युवा हैं वो देख रहे हैं कि वो एंटी बांग्लादेश है इंडिया तो। और उस वक्त आपकी जो होने वाली प्राइम मिनिस्टर थी, जिनके पिता को मार दिया गया, वो भागकर इंडिया ही आती हैं, भारत ही उनको शरण देता है, उनके परिवार को देता है और तमाम तरीके से उनकी हेल्प करता है। इसके बावजूद लगातार आपके वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, गलत चीज़ें होती जा रही हैं, अपने देश को आप लोग संभाल नहीं पा रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भारत हेल्प करता है, शेख हसीना को समझाता है। और इसके बाद थोड़े दिन यहाँ रहने के बाद जो शेख हसीना है वो फिर से बांग्लादेश जाती हैं, वहाँ पर चीज़ों को समझने की कोशिश करती हैं और एक एक करके अपने पिता की राह पर चल के बांग्लादेश की सत्ता को संभालने की कोशिश करती हैं और फिर वो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। अब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद शेख हसीना के साथ क्या होता है, और तो और किस तरीके से बांग्लादेश जो है वो धीरे धीरे, जब तक शेख हसीना थी तब तक चीज़ें कुछ हद तक ठीक रहीं, लेकिन अचानक ऐसा भी क्या हुआ कि लोगों ने शुरू किया कि हम इंडिया के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करेंगे। अचानक ऐसी कौन सी चीज़ें हो गई कि सबने बोला कि जो इंडिया है जिसने हमारी मदद की, हम उसका कर्ज उतार देंगे, हम इंडिया के जो कई सारे राज्य हैं उनको हथिया लेंगे। ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से भड़काऊ भाषण दिए जा रहे थे, जो बांग्लादेश के युवा हैं उनको बरगलाया जा रहा था, उनको ये कहा जा रहा था कि हिंदुस्तान ने हमारी कोई मदद नहीं की, अब तो जो भी उसने 1971 में हमारी मदद की अब हम उसका कर्ज उतारेंगे, और जितने भी जो हमारे राज्य थे, जो हमारा अखंड बांग्लादेश था, अब हम सारे वापस लेकर अपने कब्जे में करेंगे और अब हम एकजुट होकर रहेंगे। आखिर उनकी क्या वजह है और किस तरह से बांग्लादेश में चीज़ें फैल रही हैं, आप वो भी समझिए। देखिए, हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ लगता है? लगभग 4200 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ लगता है, 3400 किलोमीटर चाइना के साथ लगता है, और इससे कुछ ज़्यादा बांग्लादेश के साथ लगता है। बांग्लादेश अगर आप मैप के जरिए देखें, सैटेलाइट इमेज देखेंगे तो आपको समझ में आएगा एक लैंड लॉक्ड नेशन है विद इन दी नेशन, मतलब इंडिया ने इसको चारों तरफ से जमीन से घेर रखा है और बीच में बांग्लादेश है। बचने का सिर्फ एक ही जगह है, वो है बंगाल की खाड़ी, जाके डूबकर मर जाइए। ये कुछ इस तरीके से बांग्लादेश जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, ये अपने आप में अचंभित करने वाला है, क्योंकि 4200 किलोमीटर के साथ जो इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है हमारी बांग्लादेश के साथ, उसमें जो सीमा सुरक्षा बल है, बीएसएफ है, उसने वहाँ पे लगभग 3400 से 3500 किलोमीटर की फेंसिंग पूरी कर दी गई है। मानक हो गया कि आप उस तरफ रहोगे, हम इस तरफ रहेंगे। महज कुछ इलाके और बचे हुए हैं, लगभग 800 किलोमीटर और बचा हुआ है, जहां से इनफिल्ट्रेट किया जा सकता है, मतलब घुसपैठिए आ सकते हैं। लेकिन ये इलाका ऐसा है कि दलदली इलाका है, यहाँ पे कीचड़ है, गांव के जो घर हैं वो अभी तक ठीक तरीके से बंटवारे
हो नहीं पाए। हम आपको एक डिटेल वीडियो में ये भी बताएंगे कभी कि जो बांग्लादेश और इंडिया का जो बॉर्डर, इंटरनेशनल जो बॉर्डर है, वो इस दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स बॉर्डर है। अब आप सोचेंगे कैसे, तो छोटे से आपको बता दूं, जो आपको बाउंड्री दिखाई देती है बांग्लादेश के अंदर, जो इंटरनेशनल बाउंड्री दिखाई देती है कि बांग्लादेश का मैप ये है, उस मैप के अंदर भी कई छोटी छोटी जो जमीनें हैं वो भारत की है। मतलब इंडिया की हुकूमत वहां पे चलती है, जो वहां पे लोग जो रहते हैं उनका आधार कार्ड है, वो बांग्लादेश के सिटीजन नहीं है। और ऐसे कई कॉम्प्लेक्स छोटे छोटे टापू जमीनें भारत के अंदर होने के बावजूद भी वो आपको बांग्लादेश के मैप के अंदर दिखाई देंगी। तो ये तो रही, हमने आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बताने की कोशिश की कि किस तरीके से जो भारत और जो बांग्लादेश का जो मैप है उसमें क्या क्या गड़बड़ियां हैं। अब यहां पर जो आपने देखा होगा कि चिकन नेक की बात हमेशा की जाती है कि सिलीगुड़ी से जो बांग्लादेश की जो गैप है बीच में, वो महज 22 किलोमीटर का है। ये जो नए लड़के हैं जो कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, जो भारत को धमकी देने की कोशिश करते हैं, पढ़ाई लिखाई कर लेते तो दिमाग की नसें खुल जाती, दिमाग की आंखें खुल जाती और इन्हें पता लगता कि 22 किलोमीटर, इनका मानना है कि वो जो 22 किलोमीटर का जो चिकन नेक है, जो सिलीगुड़ी वाला जो कॉरिडोर लगता है, हम उसको बंद कर देंगे तो भारतीय सेना कभी भी किसी भी हाल में अपने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों तक नहीं पहुंच सकती है। अब आपको बता दूं, बांग्लादेश के जितने भी लोग एक ख्वाब देख रहे हैं, खुली आंखों से ख्वाब देख रहे हैं, भारत के बाकी जो राज्य हैं वो तो मारेंगे ही मारेंगे आपको। बाकी की जो 7 राज्य जिन्हें आप अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, जरा कभी उनसे एक बार पूछ लीजिए कि क्या वो बांग्लादेश में शामिल होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते। मार मार कर जो बांग्लादेश आपको जो छोटा मोटा भी दिख भी रहा है ना, उसी भी गायब कर देंगे। तो ये भ्रम में ना रहें कि जो नॉर्थ ईस्ट को हम यहां से सिलीगुड़ी से काट देंगे तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा। इतनी सेना वहां पे तैनात है और जो वहां के जो लोग हैं, सेना की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हाल ही में ये खबर आई थी कि कुछ घुसपैठिए, आपने अक्सर सुना होगा कि ये जो घुसपैठिए हैं वो पश्चिम बंगाल में आ जाते हैं, कुछ असम की ओर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से आपको इन्फिल्ट्रेशन या घुसपैठियों की खबर देखने या सुनने को नहीं मिलती होगी। ऐसा क्यों? तो हमें क्या पता लगा जब हम इसके बारे में जांच पड़ताल कर रहे थे, तो होता क्या है कि नॉर्थ ईस्ट में कई ऐसे गांव हैं, जैसे मान लीजिए जो बॉर्डर से लगते हुए हैं, जो बांग्लादेश से लगते हुए हैं, अगर कोई भी टूरिस्ट वहां पर घूमने जा रहा है, किसी के घर पर रुका है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उस शख्स को अपने सरपंच को बताना पड़ेगा कि मान लीजिए वनिता वहां पर घूमने गई है, तो वनिता अपने माता पिता के साथ आई है, 3 लोग आए हैं, कितने बैग लेके आए हैं और कितने दिन तक रुकेंगे और किसके घर में रुकेंगे, कहां कहां घूमने जाएंगे, पूरा ब्यौरा वहां पर देना पड़ता है। और जब वो चले जाते हैं तो साइन आउट भी करना पड़ता है। मतलब जितने लोग आ रहे हैं वो कितने दिन रुकेंगे, कहां रुकेंगे, क्या करेंगे, हर एक चीज की डिटेल मेंटेन की जाती है। बाहरी शख्स वहां पर कोई अंदर नहीं आ सकता। और इसलिए आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट में घुसपैठियों की तादाद बहुत ज्यादा कम रहती है। हुआ बीच में एक खबर ये भी आई थी 1-2 महीने पहले कि कुछ घुसपैठिए बांग्लादेश के नॉर्थ ईस्ट में घुसने की कोशिश करते हैं, उन्हें कौन मारता है? जंगल है, पहाड़ है, वहां पर जो आदिवासी जो ट्राइबल एक था, उन्होंने सिर्फ तीर और धनुष से उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को मौत के घाट उतार दिया। भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, हमारे वहां के जो नॉर्थ ईस्ट के भाइयों ने उन्हें वहां से जन्नती भेज दिया। तो ये जो सपना है, जो ख्वाब है, ये ख्वाब देखना छोड़ दें बांग्लादेशी कि ऐसा करने से ऐसे हो जाएगा, वो हो जाएगा। पढ़ लिख लें कि भारत बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो जो 7 नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट है, जो नजर आप वहां पे उठा के देख रहे हैं, अगर उन्होंने एक साथ इकट्ठा होकर बिना फौज के भी आप पे चढ़ाई कर दी तो बांग्लादेश सिर्फ ढाका में ही बचेगा। वो जो पूरा बांग्लादेश आपको दिखाई दे रहा है ना, ढाका सिर्फ एक कैपिटल नाम का रह जाएगा, शायद उसे भी कब्जा कर लें और नॉर्थ ईस्ट का बांग्लादेश को अपने अंदर मिला ले। ये सोचें, वो 22 किलोमीटर का जो एरिया जो आपको लग रहा है कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सपना छोड़ दें। नॉर्थ ईस्ट अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और उसके साथ जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है, उसके 21 भाई और हैं जो पूरी की पूरी इंडियन स्टेट है। वो आपका क्या हाल करेंगे वो किसी से पूछने और समझने की जरूरत नहीं है। वो 7 भाई आपके लिए अकेले काफी हैं। 21 भाइयों को तक ये खबर पहुंची कि आपने वहां पर थोड़ी सी भी एक गाड़ी की भी चढ़ाई की तो आपकी हालत क्या करेंगे, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। खैर, ये तो थी ना समझो बांग्लादेशियों की बात, लेकिन आप समझिए कि दिक्कत क्या होती है। शेख हसीना जब तक थी सत्ता में, और हमारे प्रधानमंत्री को
पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर को रिलेशन अच्छा बनाने के लिए आमों की गिफ्ट दिया करते थे, आदान प्रदान होते थे, मछलियों के भी यहां से आदान प्रदान किए जाते थे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश लैंडलॉक्ड नेशन है, तो वो अपने बिजनेसेस को बढ़ाने के लिए क्या करता है, उस देश के पास कोई ढंग की काबिलियत नहीं है। क्या नहीं, साबुन तेल तो हमने जिस तरीके से बनता है आपको बताया, बिजली खुद की वो तो बना नहीं सकते। अदानी ने बांग्लादेश को फैसला किया कि वो सस्ती दरों में वहां पर बिजली देगा, वहां पे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जीता भी। अब जब वहां पे उसने बिजली इस्तेमाल कर ली बांग्लादेशियों ने, उसके बाद जब आई बारी की बिल देना है, लगभग 6,000 से ज्यादा करोड़ रुपए के जो भुगतान था, जो बिल देना था बांग्लादेश की सरकार को, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम अदानी को पैसे कैसे देंगे। तो ये जो 6,000 करोड़ का जो बिल चुरा कर बैठे हैं बांग्लादेशी, वो हमारी कंपनियों को पैसे नहीं देना चाहते हैं, इसका जवाब कब मिलेगा। और इस चीज को दबाने के लिए कि अदानी कंपनी, भारत सरकार कभी भी बांग्लादेश की सरकार से पैसे ना मांगे, इसलिए वो जितने भी स्वांग या ढोंग वो रच सकते थे कि हम नॉर्थ ईस्ट को ले लेंगे, हमें इंडियन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना है, बॉयकॉट करना जरूर, लेकिन पहले पैसे दे दो। एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा भाई जो पैसे लेकर बैठा है, जो हमें आंखें दिखाता है, जब चाहे हमारे पीठ पे खंजर भोगने की कोशिश करता है, और किसके बहकावे में कर रहा है, बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। बांग्लादेश एक लैंडलॉक्ड नेशन तो जरूर है। अब वहां पर क्योंकि जो उनके बिजनेस थे, जिस तरीके से आपने सुना होगा कि पूरी दुनिया में बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा फल फूल रही है, और उनके कपड़े पूरी दुनिया में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। कैसे उपलब्ध होते हैं, किसने सोचा, मैं आपको बताता हूं। दरअसल बांग्लादेश के पास जो अपना कोई इतना बड़ा पोर्ट तो है नहीं, वो अक्सर इस्तेमाल करते हैं कोलकाता या बंगाल में खिदरपुर एक पोर्ट है, वहां पर जाकर अपनी चीजों को डंप करते हैं। वहां से सामान लद के जाता है मुंबई, मुंबई में उतरता है, मुंबई के पोर्ट में फिर सामान लोड होता है, फिर वहां से ये यूरोप और अमेरिका तक इनके सामान बहुत जल्दी और बहुत आसानी से सस्ते भाव में पहुंच जाते हैं। तो अब सोचिए कि उनकी बिजनेस हमारे पोर्ट पर निर्भर है, उनके बिजनेस जो हमारे टैक्स से दिए पैसे से जो सड़कें बनी हैं, उनके सामान हमारे सड़कों से गुजर रहे हैं, और हमारे ही दिए गए पैसे से जो पोर्ट बना है, उस पोर्ट का इस्तेमाल कर कर विदेशों में वो पैसे कमा रहे हैं बांग्लादेशी, और कुछ अच्छा ही कमा रहे हैं। पूरी दुनिया में बांग्लादेश का नाम हो रहा है। बड़ा भाई होने के नाते भारत को इस चीज से कोई दिक्कत नहीं थी और ना होनी चाहिए, क्योंकि देखिए आसपास जितने भी देश प्रगति करेंगे, भारत के लिए भी फायदा है कि चलो वो भी डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, भारत को भी फायदा होगा। भारत ने कभी भी इस पर कोई चीजें रोक टोक कभी नहीं की। होता क्या है, अदानी का या हमारी कंपनियों का बिजली बिल नहीं देते हैं, हमारी सड़क को इस्तेमाल कर कर आप बिजनेस करते हैं, पैसे कमाते हैं, हमारे ही लोगों को आप धमकाते हैं, डराते हैं और कहते हैं कि हम तो अखंड बांग्लादेश बनाएंगे। आप फिर वहां पे जितने भी माइनॉरिटीज हिंदू रहते हैं उन्हें डराते हैं, धमका कर जला देते हैं। उसके बाद आप चाहते हैं कि हम आपके साथ शांति वार्ता करें, अच्छे तरीके से पेश आए, क्योंकि आप बांग्लादेश बहुत ज्यादा तरक्की कर चुके हैं। मसलन के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपने कभी इंडिया और बांग्लादेश का मैच आपने देखा हो, जो बांग्लादेशी ऑडियंस होती है वो क्या करती है, हमारे प्लेयर्स का गला काटते हुए पोस्टर बनाकर उसे हाथ में लेकर स्टेडियम में खड़ी रहती है। ऐसी जाहिलियतपन वाले जो लोग अगर उस देश में रहते हैं, तो सोचिए उस देश की मानसिकता कहां पर होगी। एक इस तरीके से बिहेव करते कि इन्हें पता ही नहीं कि सिविक सेंस नाम की क्या चीज होती है। बहुत ही बुरे तरीके से बुरे हालात में रह रहे हैं, दूसरों के कर्ज पे रहते हैं, लेकिन इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। अब चीजें क्या होती हैं, क्योंकि जिस तरीके से वनिता ने आपको शुरुआत में बताया कि चाइना वहां पर आके कब्जा कर चुका है, चाइना को डेवलपमेंट, और जब से शेख हसीना की सरकार वहां पे गई है, चाइना को लगा कि भाई वहां पे तो वैक्यूम हो चुका है, कोई ऐसी सरकार है नहीं। और जो मोहम्मद यूनुस 2006 में उन्हें शांति पुरस्कार मिलता है, नोबेल पीस प्राइज मिलता है, और बांग्लादेश के पहले नोबेल पीस प्राइज विनर हैं वो। उनकी सत्ता में आते हुए उनसे ना सरकार संभल रही है ना पुलिस संभल रही है। चाइना को लगा कि मोहम्मद यूनुस को किस कदर अपने साथ मिलाया जाए, भरपूर पैसा लाद दिया गया। वही पैसा जो जब वो आजाद हुए थे तो हमारे लोगों ने पाई पाई जोड़ जोड़ कर बांग्लादेश को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए जो पैसे दिए थे, उस चीज को भूल चुके हैं। अब नया नया पैसा मिला है चाइना का, उसमें उछल रहे हैं और बेहताशा पैसा मिला है। एक बात तो ये भी कही जाती थी कि बांग्लादेश एक वक्त में इतना गरीब था कि जापान की जहाज आती थी, कार्गो प्लेन्स आते थे उनकी मदद करने के लिए, कपड़े नहीं होते थे पहनने को इनके पास, जापान से भीख में मिले हुए कपड़े मिलते थे, तब ये अपने बदन पर कपड़ा डालकर घूमते थे।
देखिए, बात निकली है तो दूर तक जाएगी और उन्हें समझना पड़ेगा कि अगर उन्होंने इंडिया को आंख दिखाई है तो इंडिया की कितने एहसान तले वो दबे हैं, ये पढ़े लिखे लोग जानते हैं। बांग्लादेश में जितने भी स्कॉलर्स हैं वो समझते हैं इस बात को। लेकिन जो ये नए नए नेता बने हैं, जो नए नए अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम तो बांग्लादेश के उत्थान के बारे में बात करते हैं, बांग्लादेश तो खुद से उनको संभल नहीं रहा। वो नॉर्थ ईस्ट लेकर पता नहीं किस तरीके से संभालेंगे, और नॉर्थ ईस्ट वाले क्या उनके साथ मिलना चाहते हैं, इस बात पे भी अगर कोई बार पूछ ले बांग्लादेशी तो उन्हें समझ में आ जाएगा। ऐसा तमाचा लगेगा कि वो कई दिनों तक उठ भी नहीं पाएंगे। लेकिन अब यहां पर चाइना पैसा डाल डालकर बांग्लादेश की सरकार को खरीदना चाहता है, उसे अपने कर्ज तले दबाना चाहता है। तमाम जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, बांग्लादेश की सरकार को कहा कि आप पैसे मत खर्च कीजिए, हम आपको पैसा देते हैं, आप सड़कें बनाइए चाइनीज पैसे से। अब चाइना की सरकार, जो बांग्लादेश की सरकार को लग रहा है कि चाइना से पैसा तो मिल रहा है, क्या दिक्कत है, डेवलपमेंट का काम होते रहेगा, हमें तो अपने पैसे खर्च करने ही नहीं है। लेकिन ये कर्ज का पैसा है जिसे चुकाना पड़ेगा आने वाले वक्त में। अब एक तरफ हो गया चाइना, दूसरी तरफ अमेरिका को भी इंटरेस्ट है बांग्लादेश के अंदर। आप सोचेंगे बांग्लादेश के अंदर ये अब अमेरिका कहां से कूद पड़ा, हम कैसी बातें कर रहे हैं। तो अगर वर्ल्ड मैप पर सिर्फ जाके आप टाइप कीजिए कि टोटल अमेरिकन मिलिट्री बेस वर्ल्ड वाइड, आपको नजर आएगा हर एक तमाम देशों के अंदर मिलिट्री बेस जरूर है। पाकिस्तान वाले मैप में आपको नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का पालतू कुत्ता है। एक तरीके से, जिस तरीके से जो मालिक रोटी फेंकता है तो वो कुत्ता उछल उछल के नाचता है, तो उसे आप देख लिया ऑपरेशन सिंदूर में जंग के फौरन बाद अपने मालिक के पास पहुंच गया था आसिम मुनीर, वहां पे भीख मांगना शुरू कर दिया था। तो पाकिस्तान की बात अलग रखते हैं क्योंकि वहां पे छिपा हुआ अमेरिकन मिलिट्री बेस है। याद रखिए, रशिया, चाइना, इंडिया, ये तीन ऐसे धाकड़ देश हैं जिनके अंदर अमेरिकी चाह कर भी अपना मिलिट्री बेस कभी नहीं खोल पाते, और वो खोना उन्हें खोलने की इजाजत कभी मिलेगी। अब ऐसे में ऐसा कौन सा कमजोर कड़ी इस्तेमाल किया जाए, तो उन्हें लगा कि बांग्लादेश एक ऐसी कड़ी हो सकती है, गरीब देश है, यहाँ की सत्ता कमजोर है, तो इन्हें बहकाकर, इन्हें पैसे फेंक कर इनकी सत्ता को खरीदा जाए। तो बांग्लादेश के एक आइलैंड पर वो कब्जा करना चाहते थे। शेख हसीना जब प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने सीधे तौर पर मना कर दिया कि नहीं, हम बांग्लादेश की जमीन को किसी बाहरी शख्स को नहीं देंगे ना। क्यों देना, क्यों मिलिट्री बेस खोलना यहां पर। लेकिन कहा जाता है कि जब अमेरिकियों का दबाव बढ़ा और अमेरिका के जो CIA, चाइनीज, जो चाहते थे कि किसी भी तरीके से जो इंडिया के हक में जो वहां पर शेख हसीना की सरकार है उसे उखाड़ फेंक कर एक ऐसी सरकार लाई जाए जो उनके बदौलत काम करे। और जो मोहम्मद यूनुस हैं वो चाइना से भी जी करके बात करते हैं, अमेरिका से भी जी करके बात करते हैं, और इसलिए आपने देखा होगा शेख हसीना के साथ जाते ही पाकिस्तान, वो आर्मी जिन्होंने उनके पूर्वजों के साथ गैंग रेप, मार पिटाई, जाति, सब चीज की, आज उन्हीं के नेताओं के साथ मोहम्मद यूनुस फोटो खिंचवाते हैं और इस तरीके से इनवाइट करते हैं कि पहली बार 1971 के बाद पहली बार जंगी जहाज बांग्लादेश पहुंचा पाकिस्तान का। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे उनकी पूर्वज, जो आसमान से उन्हें नीचे देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि हमने कैसी औलादों को पैदा किया कि वो आज उन्हें ये दिन देखना पड़ रहा है जिसके लिए वो लड़े, मरे, कटे। आज वही उनके बेटे पोते पाकिस्तान आर्मी के सामने रेड कारपेट बिछाकर खड़े होकर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उन्हें खुश कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें समझिए क्यों होती हैं, क्योंकि चाइना और अमेरिका दोनों चाहते हैं कि बांग्लादेश के पास अपना अपना अड्डा बनाया जाए और यहां से उनके रिजीम को कंट्रोल किया जा सके। अब ऐसे में आप सोचेंगे कि जो दिक्कत है क्यों है। देखिए, जिस तरीके से वनिता ने बताया कि, और जैसे हमने भी बताया कि आपको नॉर्थ ईस्ट के स्टेट जब चाहे तो बांग्लादेश को भी छोटा कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करने की जरूरत नहीं। ये मेरा खुद का विचार है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, देश अभी प्रगति कर रहा है, देश में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके अपनी डेवलपमेंट करें, और क्योंकि हम जिस रफ्तार से आर्थिक जो हमारी जो ताकत है वो इस रफ्तार से बढ़ रहे हैं कि दुनिया के तमाम बड़े देश आज इंडिया का लोहा मानते हैं। वो मानते हैं कि इंडिया के पास IT हब है, इंडिया के पास ऐसे दिमागी हैं जो बड़े बड़े IT सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। वो एक उनके पास इतने पैसे कमाने की काबिलियत है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाज, माइक्रोसॉफ्ट ले लीजिए, गूगल ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए, आज हर कोई
भारत में अपना ऑफिस खोलना चाहता है, यहाँ पे अपनी फैक्ट्रियां लगाना चाहता है। और ये अमेरिका भी जानता है, यूरोप भी देख रहा है, चाइना भी देख रहा है। चाइना से निकल कर जो एप्पल की कंपनियां हैं वो भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल रही हैं। अभी जो सारी जब चीजें हैं कि किसी और के घर से पैसा निकलकर किसी और के घर में लगे तो सामने वाले को तो जलन होगी जरूर। और जब से ये जो तीसरे टर्म से जो नरेंद्र मोदी या कहीं बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, अगर आपने ध्यान दिया हो, कश्मीर में जब हमला हुआ था जहां पर टूरिस्टों पर गोली मार दी जाती है, उसके बाद दिल्ली पर भी आतंकवादी हमला होता है, पाकिस्तान के साथ जो हमारी जंग होती है, उसके बाद जो बांग्लादेश के साथ, सोचिए बांग्लादेश बहुत ही गरीब कमजोर एक ऐसा देश जो हमारे सामने 1 या 2 दिन टिक नहीं पाएगा, वो देश आज हमें किसके बलबूते, किसकी बैकिंग है, कौन उसकी पीठ में थपथपी मार रहा है कि बोल रहा है कि जाके लड़ो, बोलो, ये सारी उल्टी सीधी चीजें करो, ऐसा कौन है, ऐसा कौन सी बैकिंग है जो इन्हें सारी चीजें करने पर मजबूर कर रही है। क्योंकि भारत को ये जो देश हैं, जो अमीर देश हैं, वो चाहते हैं कि भारत जंग में झुका रहे, उसकी मिलिट्री, उसके पैसे हमेशा वार में जाकर पैसे खर्च होते रहे। अगर जंग में पैसे खर्च होंगे तो भारत अपनी प्रगति पर पैसे खर्च नहीं हो पाएंगे। उदाहरण के लिए मैं बता दूं, जो मिसाइलें मारी जाती हैं, आपने सोचा कि अरे भारत ने मिसाइल चला दी, ये चला दिया, एक एक मिसाइल की कीमत 50-50 करोड़ होती है। 50 करोड़ में एक इलाके में सोचिए कितने बड़े अस्पताल बन सकते हैं, सड़कें बन सकती हैं। उस एक मिसाइल को हम किसी ऐसे मुल्क पर बर्बाद कर दें जो पहले से ही गरीब है। देखिए बांग्लादेश खुद गरीब है, वो खाने को तो उनके या पहनने को कपड़े नहीं, एक ऐसे मुल्क पर हम हमला कर दें जिसके पास कुछ है नहीं, उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं, हमारा जरूर बिगड़ेगा, क्योंकि हम तो आर्थिक, अभी हमारे पैसे आ रहे हैं, हम अपने लोगों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि आज से 30-40 साल पहले लोग किस कदर रहते थे, और 30-40 साल बाद जो आज का जो भारत है वहां पर हर किसी के लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ चुके हैं। ऐसे में हम अपने लोगों का जो टैक्स का दिया हुआ पैसा किसी ऐसे मुल्क पर बर्बाद कर दें जिसकी कोई अहमियत नहीं है, किसी इंटरनेशनल फोरम में किसी उस बांग्लादेश की बात नहीं होती है। तमाम देश देख लीजिए, कहीं भी अब बातचीत होती है, रशिया की बात होती है, इसकी बात होती है, बांग्लादेश ऐसे मुल्क की कौन बात करता है इंटरनेशनल फोरम पर? एक ऐसा मुल्क जो जब चाहे भारत उसे दबोच सकता है। लेकिन हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने इस पर अब तक जो प्रोफेशनलिज्म कहते हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं बोली है, क्योंकि उन्हें पता है कि बांग्लादेश किसके बहकावे में काम कर रहा है। और ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि देखा होगा आपने कि रशिया यूक्रेन की जो लड़ाई हो रही है, यूक्रेन में रशिया लड़ रहा है, यूक्रेन में यूरोप लड़ रहा है, अमेरिका लड़ रहा है, लेकिन कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसकी जमीन पर लड़ाई हो। वो चाहते हैं कि ऐसी थर्ड कंट्री बनाई जाए जहां पर वो लड़ाई लड़ सके। बांग्लादेश एक ऐसा इलाका जरूर है, क्योंकि वो चाहेंगे कि जब भारत बांग्लादेश पे हमला करेगा तो तमाम जो इंटरनेशनल जो सो कॉल्ड अमीर देश हैं, जो मिलिट्री पावर, वो चाहेंगे कि हम किसी तरीके से बांग्लादेश की मदद कर कर भारत को लगातार 2-3 महीने तक इंगेज करके रख सकें, ताकि जो उसकी डेवलपमेंट की जो ग्रोथ है उसे दबाया जा सके। और ऐसे में भारत को संयम रखने की जरूरत है, हाँ, मुद्दे उठाने की जरूरत है, और किस तरीके से भारत जवाबी कार्रवाई कर सकता है। तो उसमें जो मेरा खुद का मानना है कि तमाम तरीकों से जितने भी जो पोर्ट का, भारत की पोर्ट के जरिए जो इस्तेमाल होता है, जितने भी बिजनेस रूट हैं, वो एक ही बार में अगर कट कर दिए जाएं, बंद कर दिए जाएं, तो बांग्लादेश के सारे हुक्का पानी बंद हो सकता है। भारत की तरफ से बहुत ज्यादा एड मिलता है। एड मिलने का कहने का मतलब बहुत सारे पैसे मिलते हैं ताकि वो अपना उत्थान कर सके, अपने डेवलपमेंट कर सकें। बंद कर दिया जाए। जब तक वहां पर चुनी हुई कोई सरकार नहीं आती है, जब तक वहां की पुलिस आर्मी अपने लोगों को कंट्रोल करना नहीं सीखती है, तब तक ये हार्ड रवैया अपनाना पड़ेगा। तीसरा, बड़े बड़े इंटरनेशनल फोरम पर जाकर बताओ बांग्लादेश को कि बांग्लादेश ने भारत की कंपनी के 6000 करोड़ रुपए चुराए हैं, अब तक चुका नहीं पाए हैं, और जानबूझकर वो माइनॉरिटीज पर हमला कर कर इस बात को दिखाना चाहते हैं कि वो तो पाक साफ है, उन पर कोई जाति नहीं हो रही है, लेकिन अंदर खाने चीजें हो रही हैं। 17 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर 1.5 करोड़ की जो हिंदी पॉपुलेशन है, वहां पर अगर जो चीजें छन छन के सामने आ रही हैं, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, जो चीजें वहां से निकल के आ रही है, हिंदुओं के घर को जलाया जाता है, हिंदुओं को मारा जाता है, तो कहीं ना कहीं चीजें चुपती जरूर हैं। लेकिन याद रखना चाहिए भारत जैसे महान देश को, बड़े देश को, कि छोटा भाई उछलता तभी है जब उसके जो सो कॉल्ड जो दोस्त हैं उसे बहकाते हैं, उसे भड़काते हैं, और ये भड़काने की वजह से ही वही बांग्लादेश जो एहसान तले दबा हुआ है, आज
अलग ही उछल रहा है, कूद रहा है और भारत को धमकी देने की कोशिश कर रहा है। तो हमारी कोशिश थी कि आपको आसान शब्दों के जरिए समझा सके कि असल में बांग्लादेश के अंदर चल क्या रहा है। तो हमने आपको बहुत ही बड़ा टॉपिक है, हमने सोचा कि इसको जल्द से छोटे शब्दों में के जरिए और छोटे से आधे 40 मिनट के अंदर ही आपकी पूरी कहानी समझा सके कि असल में भारत जैसे बड़े देश और बांग्लादेश जैसे छोटे देश के बीच में दिक्कत कहां पर और क्यों है। और बांग्लादेश को भी समझने की ज़रूरत है कि चाइना और अमेरिका जैसे देशों की बातों या बहकावे में ना आकर सीधे तौर पर अपने लोगों के काम करे, वहाँ के लोगों के उत्थान के लिए काम करे। क्योंकि अगर वो अपने लोगों के उत्थान के लिए काम करेंगे, डेवलपमेंट पे काम करेंगे, तो किसी के मन में ये चीज़ नहीं आएगी। सबको लगेगा कि मुझे पैसे कमाने हैं, पैसे कमाकर आकर अपनी पिक्चर देखना है और जाके सो जाना है। ये जो सोच होती है कि किसी को जला दो, किसी को मार दो, ये तभी आती है जब आपके पास नौकरियां नहीं रहती हैं, जब आपके पास काम का दबाव नहीं रहता है, जब आपके पास बिजनेस करने का कोई तरीका नहीं रहता, तब ये फालतू चीजें आपके दिमाग में आकर घर करती हैं। भारत को देख लीजिए, भारत किस रफ्तार से भाग रहा है। और उसके आस पड़ोसियों को देख लीजिए, पाकिस्तान का हालत देखिए, बांग्लादेश की हालत देखिए, कोई इतनी तरक्की नहीं कर पा रहा जितनी भारत ने तरक्की करके पूरी दुनिया को दिखा दिया। ऐसे में भारत से दुश्मनी लेना बांग्लादेश को बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे। विशाल दुबे अपने दुश्मनों के बीच में ऐसा रहता है जैसे 32 दांतों के बीच में जी। जो मिलेगा सबसे पर दबेगा किसी से नहीं।